बॉडी के अंदर जो ब्लीडिंग होगी, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे कोई वज़न गिरा तो मेरे यहाँ पर हेमोरेजेस हो गए कैपिलरीज के, तो यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो गया जिसको ब्रूज कहते हैं। तो ये होगी मेरी इंटरनल ब्लीडिंग। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो कलर होगा वो ब्रूज का चेंज होता जाएगा। वो कलर ब्राइट रेड से डार्क रेड हो जाएगा। फिर उसके बाद मैक्रोफेज जो होंगे वो आयरन अपटेक करेंगे, फिर वो बोन मैरो की तरफ लेके जाएंगे। वहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस का जहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस हो रही है एरिथ्रोइड मैरो की तरफ लेके जाएंगे, वहाँ पर एरिथ्रोपोसिस होगी, वो यूज़ हो जाएगा आयरन। अब एक होती है एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जिस तरह की जीआईटी की ब्लीडिंग हो गई, हेमोरॉइड्स की हेमोरॉइड जो होते हैं पाइल्स जिसे कहते हैं कि वो ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, मेंसेस हो गए, बहुत ज़्यादा मेंसेस हो गए, तो उस मेंसेस उसमें ब्लड लॉस होता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, तो उसमें आयरन रीयूज नहीं होता। एज आई टोल्ड यू इन दिस डायग्राम दैट दिस इज द इंटरनल टाइप ऑफ हेमोलाइसिस एंड द आयरन इज बीइंग यूज्ड इन दिस इंटरनल टाइप ऑफ हेमोलाइसिस। यू कैन सी हियर आयरन इज बीइंग यूज्ड। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन कैसे बनती है। हीमोग्लोबिन की 2 चेन्स होती हैं। एडल्ट हीमोग्लोबिन की 2 चेन्स होती हैं, अल्फा चेन और 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं। ये किस तरह बनते हैं? 2 ससिनाइल कोएंजाइम ए प्लस 2 ग्लाइसिन, 2 ग्लाइसिन, ये मिलकर क्या बनाते हैं? पायरोल बनाते हैं। 4 पायरोल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोपोरफायरिन। 9 प्रोटोपोरफायरिन 9 विद आयरन फॉर्म्स हीमोग्लोबिन चेन। अल्फा और बीटा, ये हीमोग्लोबिन की चेन्स बनती हैं। अब 2 हीमोग्लोबिन चेन 2 अल्फा चेन प्लस 2 बीटा चेन्स, ये एडल्ट हीमोग्लोबिन बनाती हैं। यहाँ देखें, ये जो मैंने यहाँ पर बताया था कि ट्रांसफेरिन जो है ये रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन बनाती है, वो इस तरह बनाती है कि ये आयरन जो है इस तरह यूज़ होता है, जहाँ पर ये यूज़ हुआ। और इसी तरह मैंने बताया, यहाँ पर बताया कि आपको बताया कि यहाँ पर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन के बाद बिलिरुबिन कैसे बना। उसके बाद देखें कि एनीमिया 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एनीमिया। एक माइक्रोसाइटिक एनीमिया होते हैं, और एक होते हैं नॉर्मोसाइटिक, और एक होते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक में मीन कस्प्यूलर वॉल्यूम होता है, वो 80 to 100 फेमटोलीटर के दरमियान होता है। माइक्रो में लेस देन 80 होता है, और मैक्रो में मोर देन 100 होता है फेमटोलीटर। मीन कस्प्यूलर वॉल्यूम मीन टू से शेप एंड साइज ऑफ द RBC is between the 80 and 100 femtoliter in the normocytic and less than 80 is in macrocytic। ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किस तरह है कि मीन कस्प्यूलर वॉल्यूम इसका 80 फेमटोलीटर से कम है। मीन कस्प्यूलर वॉल्यूम इसका 80 फेमटोलीटर से कम है। और हाइपोक्रोमिक इसलिए है क्योंकि आयरन अवेलेबल नहीं है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए। जब आयरन ही अवेलेबल नहीं है तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से सेल जो है रेड ब्लड सेल है उसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम है। हीमोग्लोबिन की जब उसमें कंसंट्रेशन कम है तो जो शेप होगी रेड ब्लड सेल की, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह नज़र आएगा। सेंट्रल पैलर होगा, यहाँ पर देखें, ये सेंट्रल पैलर होगा, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो जब साइज़ चेंज होता है उसको कहते हैं कि एनिसोसाइटोसिस, और जब शेप चेंज हो जाती है उसको कहते हैं कि ये पोइकिलोसाइटोसिस। शेप चेंज हुई तो उसको कहते हैं कि पोइकिलोसाइटोसिस, और जब साइज चेंज होगा तो उसको कहते हैं कि एनिसोसाइटोसिस।
इसके लिए कंबाइंड टर्म है, इसको कहते हैं कि एनिसोपोइकिलोसाइटोसिस। तो ये इसमें आप ये देख सकते हैं कि एनिसोपोइकिलोसाइटोसिस होती है। फिर उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी जो होती है वो डिक्रीज आयरन जो है ना क्रोनिक ब्लीडिंग में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जीआईटी लॉस, मेनोरेगिया, मेल न्यूट्रिशन, तो ये जो सारे मैं नाम ले रहा हूँ ये आप इसको नोट डाउन करें। मेनोरेगिया जो होता है वो एक्सेसिव एबनॉर्मल मेंसेस को कहते हैं कि जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको कहते हैं मेनोरेगिया। मेल न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स जो होती हैं, एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर में जिस तरह में सीलिएक डिजीज़ हो गई या जीआईटी की और डिसऑर्डर्स हो गई जो एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, और डोडिनम में जो होती हैं वो यूजुअली मे लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। और जीआईटी सर्जरी जो होगी जिसमें गैस्ट्रेक्टोमी होगी। उसके बाद प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज़ डिमांड होती है, ये जो सारे काजेज़ मैंने बताए इन सब की वजह से जो हीम प्रोडक्शन है फाइनल स्टेप में वो कम हो जाती है। जो फाइनल स्टेप था हीम प्रोडक्शन का वो उसमें आयरन डेफिशिएंसी हुई तो वो कम हो गया। ये प्रोटोपोरफायरिन 9 आयरन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन चेन बनाता है, अल्फ़ा या बीटा बनाता है। फिर दो अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन मिलकर एडल्ट हीमोग्लोबिन बनाते हैं जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखती है। तो उसके बाद लैब वैल्यूज़ जो होती हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, तो उनमें आयरन जो है वो कम हो जाता है, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल जो टोटल बाइंडिंग आयरन कैपेसिटी होती है वो 250 टू 400 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ये ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद जो फेरेटिन है वो कम हो जाती है। फेरेटिन आपको पता है कि ये आयरन को स्टोर करती है, आयरन स्टोरिंग प्रोटीन है फेरेटिन ये कम हो जाती है। उसके बाद फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन है, ये ज़्यादा हो जाते हैं। इंक्रीज्ड फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन जो है ये ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद रेड सेल जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है ये भी ज़्यादा हो जाती है। फिर इसके बाद माइक्रोसाइटोसिस या माइक्रोसाइटिक, या इसके बाद हाइपोक्रोमेशिया ये माइक्रोसाइटिक। हाइपोक्रोमेशिया का मीन हाइपोसाइटिक मीन हाइपोक्रोमिक। हीम की प्रोडक्शन कम हुई, आरबीसी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो सेंट्रल पैलर जो आरबीसी में होता है तो उसको कहते हैं कि हाइपोक्रोमिक आरबीसीज, हाइपोक्रोमेशिया इसको कहते हैं। ये दोनों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होते हैं, थैलेसीमिया में भी होते हैं। फिर उसके बाद लेड पॉइजनिंग, स्टीरोब्लास्टिक एनीमिया, इनमें भी ये माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। यहाँ पे देखें, ये आप इस पिक्चर में सेंट्रल पैलर जो देख रहे हैं इसको कहते हैं कि ये हाइपोक्रोमिक है। मीन टू से द कलर ऑफ द रेड ब्लड सेल इज डिक्रीज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। यू कैन सी हेयर सेंट्रल पैलर। सिम्टम्स में फटीग, कंजक्टिवल पैलर जो होता है, कंजक्टिवल पैलर में ये देखें कि यहाँ पर कंजक्टिवा पर पैलर आ जाएगा, कंजक्टिवा पैलर हो जाएगा। तो पिका एक बिहेवियरल न्यूरोलॉजिकल डिज़ॉर्डर है। ये नॉन फूड थिंग्स बच्चे खाने लग जाते हैं। अगर बच्चों को होती है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो बच्चे नॉन न्यूट्रिशियस नॉन फूडी थिंग्स खाने लग जाते हैं। जिस तरह के कुछ बच्चे मट्टी खाने लग जाते हैं, क्ले खाते हैं, और कुछ बच्चे पेंसिल का जो लेड होता है वो खाने लग जाते हैं, कुछ रेजर्स खाते हैं। तो इसको कहते हैं कि पिका, तो ये बच्चों में ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद स्पून नेल्स होते हैं,
ये सारी जो मैं बता रहा हूँ ये लैब वैल्यूज़ थी, इसकी ये सारी जो थी लैब वैल्यूज़ थी। तो और उसमें सिम्टम्स में क्या था, सिम्टम्स में फटीग, सिम्टम्स में फटीग, और उसके बाद कंजक्टिवल पैलर, ये फिज़िकल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे। और उसके बाद फिर पिका, स्पून नेल्स हो जाएंगे, जिसको कहते हैं कोइलोनाइका, जिसको कहते हैं कि कोइलोनाइकिया, स्पून नेल्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद ग्लोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, एंगुलर चिलाइटिस, ये जो माउथ का जो वाला एरिया होता है, इनको कहते हैं, अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको चिलोसिस कहते हैं कि एंगुलर चिलाइटिस हो गया। ये लिप्स, अपर लिप और लोअर लिप, इन एरियाज़ की इन्फ्लेमेशन हो जाए, अक्सर आपने देखा होगा कि इन एरियाज़ की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको कहते हैं कि एंगुलर चिलाइटिस हो गया, इसको चिलोसिस हो गया।